इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। अब इसमें अगला टॉपिक है हिंदी नवजागरण। देश में 3 क्षेत्रों के नवजागरण प्रमुख हैं। इंपॉर्टेंट है, 3 क्षेत्रों के नवजागरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? 3 क्षेत्र है बंगाल, महाराष्ट्र व हिंदी प्रदेश। जिस तरह यूरोप के पश्चिमी देशों में यूनानी भाषा और साहित्य का प्रभाव पड़ा, उसकी प्रतिक्रिया में लोग अपनी भाषा की ओर भी मुड़े, उसी तरह इस पुनर्जागरण में धर्म और नए ज्ञान विज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में नवजागरण का संबंध भी भाषा और धर्म से रहा है। यहाँ पर पहला नवजागरण महात्मा गौतम बुद्ध के आविर्भाव के साथ आया था। सबसे पहले जब महात्मा गौतम बुद्ध आए तो उन्होंने सबसे पहला नवजागरण शुरू किया था। बुद्ध ने पुरानी जड़वादी परंपराओं को तोड़कर मनुष्य के बीच के भेद को मिटाया। उन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर जन भाषा पाली में उपदेश देना प्रारंभ कर दिया, जो समय लोगों के बीच में बोली जाती थी, पाली भाषा। दूसरा नवजागरण भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। उत्तर भारत में देशी भाषाओं के उदय का यही समय है। इस आंदोलन का मूलाधार भी धर्म ही है। यद्यपि निर्गुण पंथियों ने धर्म की जातिवादी संकीर्णताओं और ब्रह्माडंबरों पर गहरा प्रभाव किया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया। कुछ विद्वान इस्लाम के आगमन को भारतीय इतिहास का पहला नवजागरण मानते हैं, जबकि कुछ महात्मा बुद्ध के आविर्भाव को। पहली दृष्टि के अनुसार 19वीं सदी का नवजागरण भारतीय इतिहास का दूसरा नवजागरण है और दूसरी दृष्टि के अनुसार वह तीसरा नवजागरण है। तो ये कुछ बातें इनके बारे में बोली गई हैं। विशाल भूभाग व जनसंख्या के कारण हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। ये तीसरा था। ठीक है। हिंदी नवजागरण का आरंभ सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। हिंदी नवजागरण बंगाल, महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न ना होकर, उनसे पूर्णतः अलग ना होकर अपने आरंभ में दृष्टिकोण व तेवर को लेकर भिन्न हो गया। बंगाल का नवजागरण सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समग्र नहीं हो सका तथा महाराष्ट्र में जातीय संदर्भ बने रहे, मतलब सारी जातियों के लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, उनके बीच में भेदभाव बने रहे। परंतु भारतीय हिंदू मंडल की संकीर्णताएं, भारतीय हिंदू मंडल में जो तीसरा था हमारा हिंदी वाला, उसमें ये संकीर्णताएं नहीं थी। भारतीय हिंदू का प्रसिद्ध निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसका प्रमाण है। आत्मचेतस के जिस भाव की अभिव्यक्ति संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, उसका केंद्रीय भाव भारतीय संस्कृति अस्मिता से संबंधित है। भारतीय हिंदू ने इस आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जा सकता है। पहला है 1857 का स्वतंत्रता समर, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है 1857 का जो है। उसके बाद भारतीय हिंदू युग और तीसरा है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन व महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नवजागरण पर बंगाल व महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान एवं भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान व पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका मानी है। अब इसके बाद है हिंदी जाति की अवधारणा। हिंदी जाति की अवधारणा क्या है? मीर, भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फ्रेडरिक पिंकेट आदि के चिंतन में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद है। रामविलास शर्मा ने पहली बार इस अवधारणा को एक व्यवस्थित आकार दिया, इसको बेस दिया, इसको एक आकार दिया, एक शेप दी इसको। सबसे पहले शेप किसने दी? रामविलास शर्मा ने इस अवधारणा को। उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषियों को भी बंगला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना। मतलब वो कहते जो लोग भी हिंदी बोलते हैं वो सभी एक ही जाति के, चाहे वो किसी भी स्टेट से क्यों ना हो। उन्होंने लिखा, इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रता सुदृढ़ नहीं हो सकती। जब तक सभी स्टेट के लोगों की भाषा एक नहीं होगी तब तक वो मिलकर काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने हिंदी को एक जाति बना दिया, जिसके अंदर सारी स्टेट के लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है कि हिंदी का जातीय विकास 13वीं और 14वीं सदी में खुसरो की खालिस खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू हो जाता है। हिंदी का जातीय विकास कब से शुरू होता है? 13th और 14th सेंचुरी में, जब खुसरो की एक रचना आई थी खालिस खड़ी बोली में, रचना वहीं से शुरू होता है ये। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के 2 हिस्से किए। एक को लोक जागरण कहा, मतलब लोगों को जगाना, और दूसरे को नव जागरण। पहला चरण जातीय निर्माण का आंदोलन था। यह दौर व्यापारिक पूंजीवाद का था। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही काव्य है। रामविलास जी के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र से नवजागरण शुरू होता है, वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किया तथा 1857 के स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत मानी। 1857 का स्वाधीनता संग्राम मुख्यतः हिंदी प्रदेश में लड़ा गया, इसीलिए इसे हिंदी नवजागरण कहा गया।
यह संग्राम हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था। यह संग्राम हमारा जातीय संग्राम है और भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी है। तो ये था हिंदी जाति की अवधारणा। इसके बाद है हिंदी नवजागरण की समस्याएं। एक समय के बाद सांप्रदायिकता की समस्या इसमें आई। सांप्रदायिकता मतलब वही धर्म के नाम पर लड़ना। इसका कारण अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी, मतलब वो मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का दिया। 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। 1909 में उन्होंने एक पृथक निर्वाचन मंडल बनाया, उसका प्रावधान किया। तो ये इसी बात का प्रमाण है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूट डाली गई थी। हिंदी उर्दू विवाद ने न केवल भाषा में खाइयां पैदा की, बल्कि भाषा की समस्याओं को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। सांप्रदायिकता क्या होती है? धर्म के नाम पर लड़ना सांप्रदायिकता होती है। बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें एक ओर भारतीय सामासिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। जो पश्चिमी सभ्यता थी, उनके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, इहलौकिक मानसिकता थी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे, जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। मतलब भारतीय समाज में सारी चीजें नहीं थी। इन दोनों की टकराहट से ही भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी, तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई। मतलब हमने कुछ उनसे सीखा और कुछ वो लोग हमसे प्रभावित हुए। इसमें है साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति। अब साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति कैसे हुई? किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूपों में दिखाई पड़ती है। अब वो किस प्रकार है? पहला है आत्म मूल्यांकन का भाव। नवजागरण का केंद्रीय भाव है आत्म मूल्यांकन, मतलब अपने आप को, खुद को रेटिंग देना, खुद को जानना, क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उसकी तुलना में आत्म मूल्यांकन करता है। जब हम दूसरी संस्कृति में जाते हैं, दूसरे लोगों के बारे में सुनते हैं, तो उससे खुद को कंपेयर करते हैं। इसके साथ साथ आत्म आलोचना तथा आत्म परिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्यता पनपती है, क्योंकि अपनी कमियों को पहचान कर उन पर चोट करना तथा कुछ नई चीजें सीखना इस स्थिति में स्वाभाविक होता है। ये तो पहला हो गया। दूसरा है अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में समानता दिखता है। मतलब जो हमारा अतीत है उस पर हमें गर्व भी होना चाहिए, क्योंकि समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए ऐतिहासिक तथा मिथकीय प्रसंग बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। यहाँ इतिहास तटस्थ रूप में नहीं आता, बल्कि आदर्श तथा रोमानियत भरे रूप में प्रयुक्त होता है। तीसरा है जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण में काफी प्रमुख होती है। मतलब जरूरी नहीं है वो संस्कृति बाहर से आई है तो पूरी नकारात्मक ही होगी, उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होंगे, तो उनको एक्सेप्ट करना ये नवजागरण का मुख्य बिंदु है। 19वीं सदी के नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखता है वे हैं वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, साइंटिफिक एजुकेशन, आधुनिक व इहलौकिकवाद दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व जैसे सामाजिक राजनीतिक आदर्श इत्यादि। जहां जहां साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं वे सभी बिंदु नवजागरण के प्रभाव के रूप में देखे जा सकते हैं।